फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारतीय क्रिकेटर यश ठाकुर ने आज बाबा महाकाल के दर्शन और पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए वीआईपी हस्तियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज दोपहर को भारत क्रिकेट टीम के सदस्य यश ठाकुर उज्जैन आए और सीधे महाकाल मंदिर जाकर बाबा महाकाल के दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। दर्शन के बाद पुजारी परिवार द्वारा यश ठाकुर का सम्मान किया गया है। इस दौरान बातचीत में उन्होंने मंदिर समिति और द्वारा दर्शनार्थियों के लिए की गई दर्शन व्यवस्था की तारीफ की। बहुत अच्छे दर्शन हो गए हमारे। महाकाल की भोग आरती हमको नसीब में मिली है, तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या बताएंगे? नहीं, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और हम जब भी आते हैं हमें अच्छी व्यवस्था मिलती है दर्शन करने के लिए। जय श्री। फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूँ आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भिंड से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री मोहन यादव का दंदरौवा धाम हेलीपैड पर हुआ आत्मीय स्वागत। मंत्री, सांसद, विधायक सहित अन्य जन प्रतिनिधियों ने गुच्छाहार भेंट कर की अगवानी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किया किसानों के लिए राज्य स्तरीय सोलर पंप पोर्टल का अनावरण। भिंड जिले के किसानों के लिए 2800 करोड़ रुपए से बनाई जाएगी रतनगढ़ माता बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना। दंदरौवा धाम में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की। दंदरौवा धाम में भिंड जिले के लिए करीब 44.50 करोड़ की लागत वाले विभिन्न कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। परीक्षण कराकर भरौली एवं अमायन को बनाएंगे नगर परिषद। मेहगांव में युवाओं के लिए खेल स्टेडियम और छोटे बच्चों के लिए अमृत 2 योजना से बनाया जाएगा चिल्ड्रन पार्क। दंदरौवा सरकार धाम तक सुगम आवागमन के लिए गांव से गोहद तक वर्तमान सड़क का कराएंगे चौड़ीकरण। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव दंदरौवा धाम में किसान एवं रोजगार सम्मेलन में होंगे शामिल। जिनके नेतृत्व में हमारे अयोध्या में भगवान राम भी मुस्कुरा रहे हैं, बोले जय जय श्री राम। वो हमारी अयोध्या माता सरयू का किनारा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 550 साल का संघर्ष समाप्त होकर के परमात्मा की दया से प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन भी किया, लोकार्पण भी किया और दूध की तो आमदनी मिलती है, फसल तो 3-4 महीने में आती है, लेकिन रोज नगद करना है तो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए और केवल 25 ने इस यूनिट के आधार पर 200 गाय तक वो अपनी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अरे गौमाता के माध्यम से हजारों लाखों साल से हमारे देश की तो समृद्धि होती आई है। आज के इस अवसर पर एक नहीं बहुत सारी योजनाएं मैं बता सकता हूँ। फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूँ आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी कैलाश मकवाना ने आज उज्जैन में पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर अपराधों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बातचीत में बढ़ती हुई रेप की घटनाओं के लिए बढ़ती हुई अश्लीलता और समाज की नैतिकता में आई गिरावट को जिम्मेदार ठहराया। मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया कैलाश मकवाना इन दिनों पूरे प्रदेश का दौरा कर अपराधों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वे आज उज्जैन पहुंचे। पुलिस कंट्रोल रूम में उज्जैन संभाग के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर अपराधों और पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाइयों की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में शामिल होने के बाद डीजीपी ने पुलिस कंट्रोल रूम में पौधारोपण भी किया। इस दौरान आईजी उमेश जोगा, डीआईजी नवनीत भसीन और एसपी प्रदीप शर्मा भी मौजूद थे। इसके बाद डीजीपी कैलाश मकवाना ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि पुलिस विभाग में जल्दी ही 8,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। आपने बताया कि पुलिस ने नक्सली फ्रंट पर भी बेहतर काम किया है, जिसका नतीजा ये रहा कि प्रदेश में 10 बड़े नक्सली मारे गए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अपने प्रदेश में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं के लिए इंटरनेट पर परोसी जा रही अश्लीलता और समाज की नैतिकता में आ रही गिरावट को जिम्मेदार ठहराया। व्यवस्थाएं देखिए बैठक को लेकर क्या था पूरा मामला? एक्चुअली काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में था कि जोनल मुख्यालय का भ्रमण करके अलग अलग एसपीज़ और हमारे एसडीओपीज़, एडिशनल एसपीज़ से हम समक्ष में चर्चा करें। कई निर्देश समय समय पर हमने पुलिस मुख्यालय से जारी किया है, उसके बारे में स्मरण कराया जाए और उनका पालन किस हद तक हो रहा है वो देखा जाए। इसके अलावा अलग अलग ज़िलों में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम की क्या स्थिति है, कहाँ पे और सुधार की आवश्यकता है, उस सारे मुद्दों पर हमने विस्तृत चर्चा की है। और मैं आप सबको जानकारी देना चाहूँगा कि उज्जैन जोन में करीब करीब सभी ज़िलों में अच्छी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, अच्छा उनका परफॉर्मेंस है, सभी एसपीज़ का मेहनत से काम कर रहे हैं।
पुलिस मुख्यालय स्तर से भी पुलिस विभाग की ओर से जो भी हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं अपने फील्ड ऑफिसर्स को अलग अलग, जैसे कि अभी पद स्वीकृति करीब 8,500 पद स्वीकृत हमने शासन से कराए हैं, जिसमें जल्दी भर्ती प्रारंभ होगी। इसके अलावा नक्सल फ्रंट पर बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, जो अभी तक पिछले 6 महीने में 10 नक्सली धराशायी किए गए। किसी भी साल में इतने नक्सली नहीं मारे गए। इसके पहले 6 एक साल में हाईएस्ट फिगर था। हॉक फोर्स में एक्स्ट्रा बल वृद्धि, एसएसयू में एक्स्ट्रा बल वृद्धि, तो अलग अलग फ्रंट पे जो भी हम कर सकते हैं पूरा प्रयास जारी है। पुलिस मुख्यालय में ई ऑफिस हमने स्टार्ट किया है, जिलों में भी जल्दी प्रारंभ होगा। EHRMS की हमने ट्रेनिंग दिलवा दी है और सारे हमारे स्टाफ का सारा सर्विस रिकॉर्ड डिजिटाइज हो जाएगा। आगे चल कर के किसी को भी अपने ट्रांसफ़र्स के आवेदन के लिए वहाँ पर PH नहीं आना पड़ेगा, उनके पोर्टल के माध्यम से सीधे ज़िलों से अपलोड हो जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं और आशा है कि उसके अच्छे परिणाम आएंगे। सर, पदोन्नति को लेकर पुलिस विभाग में खासा आक्रोश होता है कि समय पर नहीं होती, उसको लेकर कुछ न्याय कराओ? नहीं, पदोन्नति में तो मेरा ये कहना है कि देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट था कि पिछले 9 साल से शासकीय विभागों में पदोन्नति नहीं हो पाई है और इसमें अभी हाल ही में नए पदोन्नति नियम 2025 बने हैं और वर्तमान उसमें मुख्य सचिव ने भी काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लेकर के उसको पुश किया है। CM साहब का भी उसमें बहुत पॉजिटिव रोल रहा है, तभी वो नए नियम बन पाए हैं। पुलिस विभाग क्योंकि एक अलग है जिसमें कि मोटिवेशन ज़रूरी है, इसलिए 2021 में कार्यवाहक पदोन्नति के 4 साल पहले ही एक नए नियम बना करके शासन से अप्रूव करा करके कार्यवाहक पदोन्नतियां दी गई थी। तो शासन के सारे विभागों में पुलिस एक ऐसा विभाग है जहां कार्यवाहक पदोन्नतियां समय पर दी गई हैं। अब चूँकि नए नियम बन चुके हैं तो उसके अनुसार अब जिनको रेगुलराइज कराना है उनके रिकॉर्ड्स पूरे एग्जामिन करके हमारी कमेटीज उसको करेंगी जल्दी। रेप की घटनाएं भी काफ़ी बढ़ती जा रही है, इसके बहुत सारे कारण हैं। मेरा ये सोचना है कि इसमें इंटरनेट, मोबाइल, जो ऑब्ससीन मटेरियल की अवेलेबिलिटी, शराब, ये मोबाइल से कोई कहीं से कहीं किसी से कनेक्ट हो रहा है, समाज में नैतिकता की गिरावट, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो सिर्फ हम ये कहें कि पुलिस के बूते की बात है तो वो संभव नहीं है। हम देखें कि घर में कोई एक दूसरे के ऊपर वॉच नहीं रख पा रहा है। पहले होता था कि टीचर्स और माता पिता की बात बच्चे मानते थे और एक आँख की शर्म रहती थी, लेकिन अब बहुत सारे सीमाएं टूट चुकी हैं और अश्लीलता जिस तरीके से इंटरनेट से परोसी जा रही है बचपन से, वो उनका दिमाग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विकृत कर रही है और उस कारण से ये घटनाएं काफ़ी बढ़ी हैं। साइबर अरेस्ट को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार जरूर चिंतित है, पुलिस भी कार्य कर रही है, इसको लेकर आपका क्या संदेश है, क्या रणनीति? जी, एक्चुअली बीच में डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड्स की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रही थी। तो माह फरवरी में हमने 10 दिन का सेफ इंटरनेट डे के उपलक्ष्य में एक आयोजित किया था और मेरे विचार से इतने बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में पहले साइबर जागरूकता का अभियान लॉन्च नहीं किया गया था। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक उसकी पहुंच थी और यही कारण है कि पब्लिक जागरूक हुई और कई ऐसे घटनाएं हुई जिसमें उन्होंने कोशिश की साइबर फ्रॉड करने वालों ने, किंतु पब्लिक जागरूक थी तो उन्होंने उसको एबॉर्ट कर दिया, घटना नहीं हो पाई। और अभी उसके बाद से फरवरी में हमने जब से अभियान लॉन्च किया है, ओवरऑल हमको जो है इस तरह की शिकायतें, इस तरह के फ्रॉड्स, डिजिटल अरेस्ट की तो करीब थम से गई हैं। तो प्रयास है हमारा कि कैसे बेहतर पुलिसिंग दिलाई जाए। अपने मध्य प्रदेश के 10 शहर, तो क्या CM हेल्पलाइन में त्वरित कार्रवाई की जा रही है और सुनवाई भी अच्छी हो रही है, जो फरियादी हैं वो भी संतुष्ट हैं? एक्चुअली CM हेल्पलाइन की वो जो रैंकिंग है उसमें पुलिस विभाग का डायरेक्ट रोल एज सच नहीं है। CM हेल्पलाइन सीधे शासन स्तर से मॉनिटर की जाती है और उन्होंने जो भी उनका सिस्टम हो, अलग अलग कंप्लेनेंट से टेलीफोन से बात करके और उस सब के आधार पे उन्होंने वो उसमें पुलिस विभाग
PHQ लेवल का कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है। सर सिंहस्थ को लेकर क्या तैयारियां हैं? सिंहस्थ को देखते हुए बता दीजिए किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी जी, क्योंकि आप लगातार अब यहाँ आपका आना बना रहेगा। जी, इस सिंहस्थ में एक्चुअली मैं तो उज्जैन का ही रहने वाला हूँ बेसिकली, और इधर से काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हूँ। 2004 में जब सिंहस्थ हुआ था तब मैं DIG इंटेलिजेंस था और नोडल अधिकारी भी था सिंहस्थ का, तो उस समय से मुझे जानकारियाँ हैं कि कहाँ पे क्या सब व्यवस्था होना चाहिए। हालांकि अब इतने साल में पहले से काफ़ी अधिक व्हीकल्स के नंबर बढ़े हैं और जिसको कहते हैं रिलीजियस टूरिज़्म, उसकी संख्या बढ़ी। जैसे प्रयागराज में हमने देखा कि बहुत अधिक संख्या में भीड़ आई है सब जगहों से, तो निश्चित रूप से व्यवस्था भी उसी मुताबिक करना आवश्यक है। इसमें मुख्यालय स्तर से हम जो भी, पहले मैं पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में था, तो जो भी यहाँ की डिमांड्स थी इंफ्रास्ट्रक्चर भवन से संबंधित, वो हमने उसी समय पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन से करीब 1 साल पहले ही हमने सारे प्रोजेक्ट्स बना। फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सीहोर जिले के 3 पत्रकारों को प्रथम श्रेणी अपर सत्र न्यायाधीश ने वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा लगाए गए झूठे मामले में 10 साल बाद दोष मुक्त कर दिया है। एक तरफ झूठे मामले में बरी होने पर पत्रकारों ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया है और खुशी जताई, तो वहीं वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों में खामोशी और दहशत का माहौल है। वन मंडल सीहोर के वन परिक्षेत्र इछावर, लाड़कुई वन रेंज सहित अनेक रेंज में हजारों बेसकीमती सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई एवं वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा वन माफियाओं को संरक्षण देकर हजारों हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत सीहोर जिले के पत्रकार चंदर सिंह बागवान, नितिन मालपानी और लखन मालवीय ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भोपाल तक की थी, जिसमें भोपाल से जांच दल 2/2/2016 आया था और जांच दल ने पत्रकारों की मौजूदगी में जब अवैध वनों की कटाई की जांच की तो वह सच पाई गई। इस बार वन विभाग के अधिकारियों ने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए पहले पत्रकारों को पैसा देने की कोशिश की, लेकिन जब पत्रकार नहीं बिके तो इन वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने इन पत्रकारों के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक शासकीय कार्य में बाधा और आड़ीबाजी मारपीट का केस 2/2/2016 को नसरुल्लागंज पुलिस थाने में 2016 दर्ज कर दिया। मामला न्यायालय पहुंच न्यायालय में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश सुनीता गोयल ने 26/8/2022 को तीनों पत्रकारों को दोष मुक्त किया था, जिस पर वन परिक्षेत्र लाड़कुई एवं भोपाल के वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा शासन से प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अपील की थी। वन विभाग एवं के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा की गई अपील की सुनवाई 3 साल चली और टोटल 10 साल तक मामला चल और भिरुंडा नसरुल्लागंज के अपर सत्र न्यायाधीश उषा तिवारी ने फैसले के समय दोनों पक्ष के वकीलों को सुना और दोनों को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पत्रकारों पर वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने झूठा मामला दर्ज कराया था। उस पर जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुनीता गोयल के द्वारा 26/8/2022 को वह सही है और अपील करता ऐसा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे कि अपील की सुनवाई हो एवं इस पर गंभीरता से विचार करते हुए मामले को झूठा मानते हुए तीनों पत्रकार चंदर सिंह, नितिन मालपानी और लखन मालवीय को निर्दोष मानते हुए दोष मुक्त कर दिया, इस मामले से बरी कर दिया एवं अपील को खारिज कर दिया। पत्रकारों की तरफ से एडवोकेट दुर्गा प्रसाद तिवारी ने पैरवी की और केस को जीतने का मीडिया को जानकारी दी, तो वहीं पत्रकार चंद्र बागवान, नितिन मालपानी और लखन मालवीय ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे पत्रकारों की जीत भी बताया और कहा कि आने वाले समय में इस फैसले से पत्रकारों को अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जंग लड़ने में और साहस बढ़ेगा। और क्या है पूरा मामला बताएं जरा। मेरा नाम नितिन मालपानी है और लाड़कुई का रहवासी हूँ, पत्रकारिता करता हूँ मैं। हम लोगों के द्वारा मेरे 2 अन्य साथी लखन मालवीय और चंदर सिंह बागवान पत्रकार, हम 3 लोगों के द्वारा जो है एक मामले की शिकायत की गई थी भोपाल प्रधान वन संरक्षक को कि लाड़कुई क्षेत्रों में जो है वनों की अवैध कटाई चल रही है। इस कटाई में जो है मेरे द्वारा दैनिक जो अखबार आता है प्रदेश टुडे, उस समय में एक खबर लगाई गई थी जिस खबर में मैंने 500 पेड़ों की कटाई का जिक्र किया था और वो खबर लगी जिससे भयभीत होकर वन विभाग ने हम लोगों को काफ़ी डराने धमकाने की कोशिश की, मानहानि का केस करने की कोशिश, दबाव बनाया कि अगर आप इस खबर के ऊपर अगर खंडन नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों के द्वारा किसी प्रकार का समझौता नहीं किया गया। मैं और मेरा जो साथी है चंदर सिंह बागवान, उनके और हम लोगों ने भोपाल शिकायत की। शिकायत के बाद जाके 16/2/2016 को वहाँ पर एक जांच टीम आई। जांच टीम के द्वारा हमें एक पत्र दिया गया और हमें बुलाया गया और हम जो है लाड़कुई वन परिक्षेत्र के जंगल डोंगला पानी के कक्ष क्रमांकों की ओर गए। अन्य 13 वन विभाग के जो 13 कर्मी थे जो भोपाल से टीम आई वो और लाड़कुई वन परिक्षेत्र का अमला,
तो सभी लोगों के द्वारा शाम तक की जो पेड़ों की जो कटाई थी वो लगभग 500 से अधिक हो चुकी थी। इसी वास्ते इन लोगों ने हमें पैसे का लालच दिया, हमसे 9 लाख रुपए की पेशकश की कि तीनों लोग अपना मुंह बंद करके और बाकी मात्र 37 पेड़ों की जो है कटाई के लिए आप लोग अपनी तरफ से सहमति जताएं और ना हम आप पे कोई कार्रवाई करेंगे, ना आपके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज करेंगे। हम लोगों के द्वारा मना कर दिया गया। इसके बाद जाके इन लोगों ने हमारे साथ बाद में मारपीट की। मारपीट के बाद 15 मिनट के भीतर जो है FIR दर्ज हो गई फ़ोन के ऊपर ही। मामला नसरुल्लागंज न्यायालय में आया। प्रथम न्यायाधीश के द्वारा जो है मामले की सुनवाई की गई 16/8/2022 को जो है प्रथम न्यायालय नसरुल्लागंज के द्वारा जो है इस पूरे मामले की सुनवाई और इसके साक्ष्य देखे गए। इसके बाद हम लोगों को तीनों को निर्दोष करार देते हुए हमें बाइज्जत बरी किया गया। इसके बाद जाके वन विभाग के द्वारा जो है जिला अपर सत्र न्यायालय में जो है अपील की गई और 25 तारीख जून 2025 को माननीय अपर सत्र जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा इस मामले की सुनवाई को देखते हुए और पुराने जो डिसीजन था न्यायालय का उसको यथावत रखते हुए हमें बाइज्जत बरी किया गया है। माननीय न्यायालय का हम बहुत बहुत आभार करते हैं, क्योंकि देश में अगर कहीं कोई व्यवस्था अगर बची है तो वो है न्यायपालिका। न्यायालय जब तक सुरक्षित है तब तक लोगों का जो जीवन सुरक्षित है। मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारी ओर से जिन्होंने पैरवी की जो वकील DP गुप्ता जी उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल सुनवाई थी और आज न्यायालय ने आपको दोष मुक्त किया है। क्या दोष लगे थे और किनके द्वारा लगाए गए थे आपको? मैं चंद्र सिंह बागवान, मेरे द्वारा 2016 फरवरी में वन परिक्षेत्र लाड़कू और इछावर में जो अवैध कटाई और वनों का विनाश करके अतिक्रमण किया जा रहा है उसको लेकर मध्य प्रदेश शासन और भोपाल प्रधान वन संरक्षक को एक शिकायत की गई थी कि लाड़कू वन परिक्षेत्र में वन की जो रक्षा करने वाले रेंजर नाकेदार वही लोग अवैध अतिक्रमण और वनों का विनाश करवा रहे। इसको लेकर 16/2/2016 को प्रधान वन संरक्षक द्वारा एक नोटिस भेजा गया हमें कि कल एक टीम जो आ रही है उसके साथ जांच में रहना है। तो इसी नोटिस के आधार पर हम DP गुप्ता और अन्य दल के साथ खजूरपाली दोगलापाली के जंगलों में जांच के लिए गए। लेकिन जांच शाम को जब 5 बजे तक हुई तो उस समय तक एक ही कक्ष क्रमांक में 500 से अधिक ठूंठों की गिनती हो चुकी थी और जबकि हमारी 30 कक्ष क्रमांकों की शिकायत थी। अगर 30 की अगर शिकायत होती तो उसमें लगभग 20,000 से अधिक पेड़ों की अवैध कटाई होती। लेकिन जब 500 से अधिक पेड़ों की कटाई वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा देखी गई तो उनके द्वारा पहले तो हमें पैसे का लालच दिया गया और जब हम उस चीज़ से नहीं माने तो इनने हमारे साथ मारपीट की और नसरुल्लागंज थाने आकर हमारे खिलाफ एक झूठा प्रकरण दर्ज करवाया। उसी को लेकर 2022 में 26/8/2022 को प्रथम न्यायालय द्वारा एक निर्णय लिया गया जिसमें हम बाइज्जत बरी हुए थे, दोष मुक्त हुए। लेकिन हमारे द्वारा भी उन 13 वन कर्मियों और अधिकारियों पर एक केस चल रहा है। हमें जो झूठा फंसाया गया था, हमारे साथ भी मारपीट की गई थी उसको लेकर। लेकिन उस केस को वो केस जो विचाराधीन है उसमें फैसला आना बाकी। लेकिन हमको दबाव बनाने के लिए इनके प्रशासन शासन द्वारा वरिष्ठ न्यायालय को अपील की गई थी जो कि आज खारिज हुई है और पुराने जो फैसला था तो प्रथम न्यायालय वाला उसको मान्य किया और हमें बाइज्जत बरी किया गया। और ये सब जो हमें जीत मिली है जो नसरुल्लागंज के वरिष्ठ कानून पर विश्वास है और जो हमारे नसरुल्लागंज के वरिष्ठ अधिवक्ता है DP तिवारी, इनकी मेहनत और हमारे जो कागजात अर्जित थे उनके प्रयास से ही हमें जीत मिली है। और दूसरा ये कि जो DP तिवारी जी मतलब नसरुल्लागंज में एक ऐसे वकील है जो क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिपलानी और दोंगलापानी और अपने श्यामपुर यहाँ 4-5 बीटों के जो नाकेदार सब नाकेदार थे उन लोगों ने अपने पूरे अवैध कृत्य को बचाने के लिए झूठा प्रकरण जो है उनके साथियों के साथ कायम करवाया था हमारे पत्रकार बंधुओं के ऊपर। और उसमें ये झूठी रिपोर्ट की थी उनके द्वारा, वो जो रिपोर्ट की थी उनके द्वारा 2016 को कि इन लोगों ने जो है जब वो दोंगलापानी नाके से बाहर एक जंगल पे जा रहे थे तो इन लोगों ने उन्हें रोक कर गाड़ीबाजी की और मारपीट की। ऐसी झूठी रिपोर्ट थाने में नसरुल्लागंज जाकर दर्ज करवाई थी जिसके ऊपर से इन साथियों के ऊपर प्रकरण चला था। उन तीनों प्रकरणों में जिन लोगों को प्रकरण चला था उसमें हमारे साथी सम्माननीय चंद्र भाई, नितिन मालपानी और लखन माली साहब थे। और
वो झूठा प्रकरण इसलिए पंजीबद्ध करवाया गया था कि इन लोगों ने पूरे क्षेत्र में जो अवैध तरीके से लकड़ी कटवाई गई थी, उस अवैध लकड़ी कटने की जांच के लिए वहाँ निवेदन किया था भोपाल कंजर्वेटर के पास, और वो जांच आई थी तो वहाँ से नोटिस आया था इन लोगों को, आप वहाँ पहुँचिए और मिस्टर डीपी गुप्ता जांच करने के लिए जा रहे हैं। ये दोनों तीनों भाई बंधु वहाँ जांच के विषय में उपस्थित हुए थे, और इन लोगों ने जो है उस जांच से बचने के लिए इनके साथ झूठी मारपीट करने, अड़बाजी करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके आधार पर चालान पेश हुआ था। माननीय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी नसरुल्लाह के द्वारा पूर्व में जो निर्णय पारित किया गया था, उसमें इनकी पूरी कहानी जो है झूठी मानते हुए इनको निर्दोष दोष बरी कर दिया था। उससे अपील शासन ने पूरे जो है अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष की थी। कल दिनांक 25 परसों 24 को जो निर्णय हुआ है, एक मिनट देख के बताता हूँ, 2025 को अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा भी मतलब इन लोगों को दोष मुक्त किया गया है, और अध्यक्ष न्यायालय ने जो इनको निर्दोष माना था वो निर्णय सही माना है। एक बात ये जरूर है कि जब तक प्रजातंत्र है और मीडिया है तब तक जो है प्रजातंत्र सुरक्षित है, और न्यायालय है जब तक हर आदमी को जो है न्याय प्राप्त होता है। इनकी सही स्थिति जो थी, इन्होंने जो अपने अवैध कृत्य को दबाने के लिए, लकड़ी कटाई की जांच को दबाने के लिए जो झूठा हमारे पत्रकार बंधुओं पर दर्ज करवाया था, वो ये सिद्ध हो गया कि ये लोग जो हैं किस हद तक जाकर के पत्रकार बंधुओं को मीडिया का मुंह बंद करने के लिए किस प्रकार की कैसी कोशिशें करते हैं, किस प्रकार से दाव हथकंडे अपनाते हैं ताकि ये अपना मुंह बंद रखे। लेकिन मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा, यहाँ के सभी मीडिया को। हिंदुस्तान में मीडिया सजग है, सतर्क है, और वो जो कृत्य जो है वो शासन के हो, प्रशासन के हो, या जो भी जो है प्रशासन के अधिकारियों के निर्भीक और निर्भीकता से जो है सामने जाता है, इसके लिए धन्यवाद। ये जो डिसीजन आया है पत्रकारों के पक्ष में आया है, माननीय न्यायालय ने इनको दोष मुक्त कर दिया है, लेकिन जिन लोगों ने जो फॉरेस्ट के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, जिन्होंने इनके ऊपर दोष प्रत्यारोपित किया था, अब उनके खिलाफ क्या आगे अपील होगी? वैधानिक कार्रवाई करने के लिए तीनों स्वतंत्र है, इसके लिए कोर्ट कानून ने है। कुछ उन पे ऊपर वैधानिक करने के लिए कुछ आदेश दिए हैं क्या? न्यायालय इस प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं करते हैं, वैधानिक प्रक्रियाएं अलग है, और ये इस निर्णय के आधार पे ये तीनों बंधु जो है अपनी अगली कार्रवाई जो है, इनको जो अवैध तरीके से फंसाया गया है, इनको पर प्रकरण दर्ज किया, उसके विषय में कानून के उसके आधार पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र कर सकते हैं, इनको करने का अधिकार करें।